गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, लास्ट टाइम हम लोग गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, लास्ट टाइम हम लोग 9 कर रहे थे, आज हम 9C करेंगे। 9C वैसे तो डिफिकल्ट होती है, अगर CA से आप करवाएं तो ज्यादा बेटर है, पर अगर थोड़ा बहुत अगर 9C के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे वो कैसे करना है। पहले लॉग इन कर लेते हैं हम लोग। लॉग इन करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है सर्विसेज में, रिटर्न्स में, एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में जिस पीरियड की आपने भरनी है वो वाली 9C आप ओपन कर लेंगे। सपोज 23 की भरनी है तो आपने ये वाली ओपन कर लेनी है 9C। देखते हैं इसमें शायद कोई पहले से भरी भी हो। ओके, इसमें कोई नहीं भरी है। 9C भरने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक क्लियर ऑफलाइन है और एक अगर आप डायरेक्ट फाइलिंग करना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्ट फाइलिंग करते हैं अगर तो डायरेक्ट फाइलिंग में आप 9C जो है वो भर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। आपको वो 9C जो है पहले GSTR की यूटिलिटी में बनाना होगा, जो कि है प्रिपेयर ऑफलाइन करके, ठीक है ना। प्रिपेयर ऑफलाइन में आप पहले GSTR 9 की जो यूटिलिटी है वो आप डाउनलोड कर लेंगे। उस डाउनलोड करके उस यूटिलिटी को भरने के बाद तब आप 9C जो है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको जो चीजों का ध्यान रखना है वही ध्यान रखना है कि आपका GST का ऑडिट वाला केस होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें GST का जो ऑडिट है उसकी CA की स्टैंप भी होनी चाहिए। बैलेंस शीट जो है उसमें CA की स्टैंप होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसके अंदर CA की स्टैंप होनी चाहिए, वो भी आपने इसके अंदर अपलोड करना है। और उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और फिर आपने ये फाइल कर देना है। ये GSTR 9C कैसे भरी जाती है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप डाउनलोड में जाएंगे, डाउनलोड में ऑफलाइन टूल में जाके GSTR 9C ऑफलाइन टूल ये आप डाउनलोड कर लेंगे यार। जैसे ही आप ये डाउनलोड करेंगे तो ये फाइल जो है आपकी 9C ऑफलाइन यूटिलिटी यहाँ पे ऐसे डाउनलोड हो जाएगी जिप फाइल में। जिप फाइल में आप जाएंगे, जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये GST 9C का फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे GST 9C की ऑफलाइन यूटिलिटी फाइल होती है एक्सेल के अंदर, तो ये आपने ओपन कर लेनी है, ठीक है। इसको ओपन करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो फाइल है ये जब ओपन होती है तो इसके अंदर मैक्रोज भी चलते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो ये इसके अंदर जो होते हैं वो मैक्रोज जो होते हैं वो भी चलते हैं, जो इस फाइल को वैलिडेट करती है। तो अगर ये नहीं चल रहा है तो आपने इसको क्लोज करके इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाना है और इसको यहाँ पे अनब्लॉक इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अनब्लॉक पे क्लिक करने के बाद अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो अब ये जो फाइल है इसके अंदर वो मैक्रोज जो बंद हो रखे थे वो मैक्रोज चलने लग जाएंगे। अब आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए मैक्रोज हैव बीन इनेबल, यहाँ पे आप इनेबल कर देंगे, इनेबल कंटेंट। इसका फायदा ये होता है कि जब भी आपको अपनी शीट को वेरीफाई करना है तो वो शीट वेरीफाई होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तब उसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले GST नंबर डाल देंगे जिसका भी 9C आपने भरना है। ये वाला GST नंबर ले लेते हैं हम लोग। यहाँ
पे जीएसटी नंबर पेस्ट कर देंगे। फाइनेंशियल ईयर आपने सिलेक्ट कर लेना है, इस फाइनेंशियल ईयर की भरनी है आपने, ठीक है। फिर है लीगल नेम, जो भी लीगल नेम होगा वो आपने ले लेना है। लीगल नेम जो है वो यही लीगल नेम है। फिर ट्रेड नेम आएगा, ट्रेड नेम आपने ले लेना है। ट्रेड नेम जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो अगर आपने देखना है तो आपने प्रोफाइल में जाना है, यहाँ पे ट्रेड नेम आ रहा है, ये ट्रेड नेम आपने ये वाला लेना है। ट्रेड नेम बेसिकली जिस नाम से आपने फर्म खोली है, ट्रेड नेम वो वाला हो जाता है, ठीक है। फिर नेम ऑफ द एक्ट, इफ यू आर लाइबल टू ऑडिट अंडर एनी एक्ट, अगर कोई एक्ट आपको कहता है कि आपका ऑडिट होना है तो वो आपने यहाँ पे भर देना है, अदरवाइज फिलहाल के लिए इसको ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि ये जो फाइल है बेसिकली ये फाइल जो करेगा वो यही करेगा, ठीक है ना। तो जो लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इसको भरना चाहते हैं तो वो लोग इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू फाइल डिटेल्स, तो ये नेक्स्ट स्क्रीन पे ले आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो ये जो कॉलम्स है, ये कॉलम्स आपने ध्यान से भरने हैं। ये कॉलम्स भरने के बाद आपने हमेशा वैलिडेट शीट ये जरूर करना है, ताकि अगर कोई गलती आप कर रहे हैं तो ये वैलिडेट शीट जो है वो एरर दिखा देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पहला कॉलम है वो 5th कॉलम है, तो इसके अंदर कौन कौन से कॉलम आएंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले कॉलम आ रहा है आपका टर्नओवर इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट ड्यूटी और फॉर मल्टी जेएसएन यूनिट्स। पैन नंबर, द टर्नओवर शिल बी derived फ्रॉम द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने वो टर्नओवर बतानी है जो टर्नओवर का ऑडिट हो चुका है, जो भी आपका जीएसटी की फाइलिंग हुई है, जब तो बैलेंस शीट जब बनी है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस जो बना है, तो आपका जीएसटी का ऑडिट हुआ होगा, तो जीएसटी ऑडिट में जो भी टर्नओवर आई है तो आपने वो टर्नओवर यहाँ पे बतानी है, ठीक है ना। तो वो टर्नओवर जो है वो बैलेंस शीट के साथ मैच होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ये वाली रिपोर्ट सबमिट करने लगेंगे तो उसमें आपने बैलेंस शीट भी अटैच करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस भी अटैच करना है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ या बैलेंस शीट के साथ वो मैच नहीं हो रही होंगी फिगर्स, तो उस केस में आपकी 9C जो है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे एक लमसम फिगर भर देते हैं, सपोज 5 करोड़, 5 करोड़ में किया जाएगी चीज, ठीक है। फिर है अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका कोई ऐसा रेवेन्यू जो आपका अनबिल्ड है बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। इस कॉलम का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी आपका ऐसा रेवेन्यू जो आपने जिसका बिल नहीं काटा था लास्ट ईयर, ठीक है ना, या फिर शुरुआत में जो आपने जो उसका बिल नहीं काटा हुआ है, तो वो आपने यहाँ पे बता देना है अगर कोई है तो, ठीक है। अगर नहीं है तो आपने ब्लैंक छोड़ देना है। फिर है अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई भी आपका एडवांस के अगेंस्ट आपने कोई जीएसटी भर रखा है और वो एडजस्ट नहीं हुआ है फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, तो वो आपने इस कॉलम में बता देना है, ठीक है। फिर है डिमांड डीम सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। अगर कोई आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड सप्लाई है, डीम सप्लाई है, तो यहाँ पे बता देनी है। क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल रिटर्न। आपने कोई क्रेडिट नोट ऐसे बनाए हैं जो पिछले साल के थे, तो जब आप 9 भरने लगे तब आपने वो रिफ्लेक्ट कर दिए, लेकिन पिछले साल जब वो बनने चाहिए थे तब आपने नहीं बनाए थे, आपने बनाए अगले साल ही है वो, लेकिन जब आप 9 भरने लगे तो आपने उसमें भर दिए थे। तो वो अगर क्रेडिट नोट कुछ ऐसे हैं तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। सपोज अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल आपने कोई क्रेडिट नोट बनाया है, तो वो क्रेडिट नोट तो सेम फाइनेंशियल ईयर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा जब आप जीएसटी 1 भरेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा साल खत्म होने के बाद हमें पता लगता है कि किसी एक मंथ में गलती थी, या फिर किसी एक मंथ में कोई बिल जो है अमेंडमेंट करना था, कुछ भी था, तो उसके अगेंस्ट अगर आप कोई क्रेडिट नोट बनाते हैं, डेबिट नोट बनाते हैं, तो वो बाद में, साल के बाद में, तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। इसके लिए हम लोग लमसम फिगर ले लेते हैं 10,000 की, कि 10,000 के क्रेडिट नोट ऐसे थे जो आपने अगले साल बनाए, लेकिन वो थे पिछले साल के, ठीक है। फिर ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसिबल, ठीक है। फिर है कोई अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, कोई जैसे अगर हम लोग सेल का बिल बनाते हैं तो सेल के बिल के अंदर हम लोग मिस कर गया था, थोड़ा सा पहले से बोलिएगा। हाँ, स्टार्ट के टाइम में जो है वो हम लोग आज के टाइम में 9C कर रहे हैं। 9C के लिए आपको सर्विसेज में जाना है, रिटर्न्स में जाना है, एनुअल रिटर्न में जाना है। एनुअल रिटर्न में जाके आपने जीएसटी 9 जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है जिस ईयर की आपने भरनी है, ठीक है। तो ये 9C जो है
ये 9C बेसिकली सीए भरते हैं वैसे तो, लेकिन अगर आपने इसको प्रैक्टिस करना है भरने के लिए या आपने कुछ चेक करना है इसके अंदर 9C का या कुछ सीखना है तो आप इस 9C को भर सकते हैं। आप यहाँ पे ऑनलाइन नहीं भर सकते इसको। ऑनलाइन भरने के लिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर जो वो बोलते हैं कि आपने पहले ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर लेना है 9C का। 9C का जो ऑफलाइन टूल है पहले आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, उसको भर लेना है, उसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों साथ में अटैच करने हैं। और अगर उसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जीएसटी से रिलेटेड तो वो भी आपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं, अटैच कर देने हैं और फिर उसके बाद आपने फाइल कर देना है। ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए आप पहले डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, ऑफलाइन टूल में जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जीएसटी 9C ये ऑफलाइन टूल है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये जिप फाइल में डाउनलोड होगा, ठीक है, ये जिप फाइल में डाउनलोड होगा। ये जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये वाली फाइल आ जाएगी। इस फाइल के अंदर पहले आपने प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे अनब्लॉक करके एक ऑप्शन आती है, आपने अनब्लॉक पे क्लिक कर देना है और फिर अप्लाई करके उसको ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये फाइल कुछ इस तरह दिखाई देगी। सबसे ऊपर आएगा इनेबल कंटेंट मैक्रोज, इनेबल मैक्रोज करके आएगा तो आपने उसको इनेबल कर देना है। फर्स्ट कॉलम जो है इसका, फर्स्ट कॉलम हमारा जो है ये होम वाला है। इसमें सबसे पहले आपने जीएसटी नंबर भर देना है, फाइनेंशियल ईयर बता देना है, लीगल नेम बता देना है। लीगल नेम जो होगा वो जो भी, अगर प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर का लीगल नेम अलग होता है और अगर कंपनी है तो कंपनी का लीगल नेम अलग होता है, ठीक है ना। उसके बाद है ट्रेड नेम। तो ट्रेड नेम जो होता है प्रोप्राइटर के केसेस में अलग होता है और कंपनी के केसेस में सेम ही होता है, ठीक है ना। तो वो आपने भर देना है। अगर आपको एक्ट पता है ऑडिट वाला तो वो यहाँ पे भर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर आपने इस पे क्लिक कर देना है प्रोसीड टू फिल डिटेल पे। प्रोसीड टू फिल डिटेल में यहाँ पे एक वैलिडेट शीट वाला बटन होता है। सर ऑडिट का जो एक्ट है वो एज पर इनकम टैक्स का होगा, नहीं, जीएसटी का होगा? वो जीएसटी वाला होगा वो, ठीक है ना, वो जीएसटी वाला होगा आपका। तो अगर आपका यहाँ पे जो फिगर्स आप भर रहे हैं आपने उसको हमेशा चेक करने के लिए वैलिडेट शीट जरूर करना है। वैलिडेट शीट करने के लिए पहले आप जो यहाँ पे फिगर्स भरेंगे वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो फिगर्स जो है वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के साथ वो फिगर्स नहीं मैच हो रही हैं तो आपकी 9C गलत हो जाएगी। तो 9C गलत होने का मतलब है कि मे भी शायद आपके पास कोई ना कोई नोटिस आ जाए फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पहला कॉलम भर रहे हैं। पहला है टर्नओवर इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने टर्नओवर दिखाई है वो यहाँ पे भर देंगे। हम लमसम यहाँ पे जो है एक अमाउंट लेके चल रहे हैं 5 करोड़ की, ठीक है। उसके बाद है अनबिल्ड रेवेन्यू ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई आपका साल के शुरू में अनबिल्ड रेवेन्यू था जो पिछले साल का था, आप इसको कह सकते हैं, जिसके अगेंस्ट आपने बिल नहीं बनाया था, तो वो अगर कोई रेवेन्यू आपने इस साल बनाया है तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। फिर है अनएडजस्टेड एडवांसेस। अगर कोई एडवांसेस थे आपके ड्यूरिंग द ईयर में जिसके अगेंस्ट आपने जीएसटी भरा है लेकिन वो ड्यूरिंग द ईयर तक एडजस्ट नहीं हुए तो वो आपने यहाँ पे बता देना है इस कॉलम में। फिर है डी वाला कॉलम डीम सप्लाई। अगर डीम सप्लाई है आपकी या फिर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड सप्लाईज हैं तो वो आपने यहाँ पे बता देनी है। फिर है क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका साल खत्म होने के बाद आपने कोई क्रेडिट नोट इशू करा है पिछले साल का और आपने 9 में भी दिखा दिया है उसको तो आपने वो यहाँ पे दिखा देना है। मैंने लमसम एक अमाउंट ली है 10,000 रुपए की, ठीक है। फिर है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट अगर आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने कोई डिस्काउंट दिखा रखा है, ट्रेड डिस्काउंट दिखा रखा है तो वो डिस्काउंट आपने यहाँ पे बता देना है। नॉर्मली कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जैसे अगर 1 लाख का बिल बना रहे हैं तो 18,000 टैक्स लगा रहे हैं तो 1,18,000 रुपए हो जाता है, लेकिन कभी कभी हम उसको 1,000 का डिस्काउंट दे देते हैं, 2,000 का या फिर 10% डिस्काउंट दे देते हैं, 5% दे देते हैं। तो अगर ऐसा कोई डिस्काउंट आपके सेल्स के बिलों में आता है तो वो आपने यहाँ पे दिखा देना है, लेकिन एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितना होगा वही आपने यहाँ पे दिखाना है। अगर उसमें नहीं आ रहा है तो यहाँ पे वो नहीं दिखाना है। फिर है टर्नओवर फ्रॉम अप्रैल 2017 टू जून 2017। अगर कोई अप्रैल 2017 से जून 2017 की कोई टर्नओवर है तो यहाँ पे दिखा देना है। वैसे ये कॉलम होता नहीं है, ये सिर्फ पहले का बना हुआ है। फिर है अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका कोई बिल बनाना रह गया है फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, आपके पास पैसा वैसा तो आ गया लेकिन आपने बिल बनाना रह गया आपका, आपने परचेज भी कर ली,
एडवांसेस भी लीजिए लेकिन आपने बिल नहीं बनाया, तो वो बिल अगर आप अगले साल बनाने वाले हैं तो वो आपने यहाँ पे जरूर बता देना है। फिर है अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई एडवांसेस आपके शुरुआत के थे, पिछले साल के थे, जो आपके साल के शुरू में अनएडजस्टेड थे, जिनके अगेंस्ट बिल नहीं बना था लेकिन आपने करंट ईयर में बिल बनाए हैं, तो वो वाले जो है एडवांसेस यहाँ पे बता देने हैं आपने। फिर है क्रेडिट नोट्स अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट रेमिसेबल अंडर जीएसटी। कोई ऐसे क्रेडिट नोट जो कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है लेकिन जीएसटी के अंडर वो नहीं आते हैं। सपोज आपने कोई भी नील रिलेटेड वाले जो इनवॉइसेस होते हैं वो अगर काटे हैं या फिर एग्जेम्प्टेड वाले इनवॉइसेस काटे हैं, तो उनमें कोई क्रेडिट नोट्स आपने बनाए हैं, तो वो क्रेडिट नोट्स आपने यहाँ पे बता देने हैं। ठीक है। फिर है एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाई एसईजी यूनिट्स टू डीटीए यूनिट। अगर कोई एडजस्टमेंट करी है अपने गवर्नमेंट से रिलेटेड वाली सप्लाईज में, तो वो यहाँ पे बता देना। ये वैसे रेयर ही होता है, बहुत कम केसेस में होता है ये। फिर है टर्नओवर फॉर द पीरियड अंडर कंपोजिशन स्कीम। अगर आपकी कोई टर्नओवर ऐसी है जो आपने कंपोजिशन स्कीम वाले पर्संस को बेची है या सेल करी है, तो वो टर्नओवर जो है वो आपने यहाँ पे बता देनी। ठीक है। फिर है एडजस्टमेंट इन टर्नओवर अंडर सेक्शन 15 एंड रूल्स देयर अंडर। अगर आपकी कोई एडजस्टमेंट्स है टर्नओवर के अंदर सेक्शन 15 के अगेंस्ट, तो वो यहाँ बता देना है। फिर है एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज वाली एडजस्टमेंट्स है तो यहाँ बता देनी है। फिर एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीजन नॉट लिस्टेड अबव। अगर कोई रीजन ऊपर लिस्टेड नहीं है लेकिन फिर भी आपने टर्नओवर के अंदर एडजस्टमेंट करी है, तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। बेसिकली जो मेन कॉलम जो होते हैं वो यही होता है कि जो आपके टर्नओवर आ रही है और जो क्रेडिट नोट्स आते हैं और आपके कोई एडवांसेस हैं या अनबिल्ड रेवेन्यू है, तो वो बेसिकली ये कॉलम जो है वो डिसाइड करता है। फिर आपका टर्नओवर एज डिक्लेयर्ड इन द एनुअल रिटर्न, वो यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाए। हाँ जी बोलिए। सर आपने बोला ना कि ये जो बिल हम भूल गए हैं ये अगले साल में लेना है, तो उसकी सर जो बिल बनाते हैं वो तो सेम डेट में ही पड़ते हैं जो करंट डेट होती है, तो सर इसमें फर्क नहीं होता, फिर करंट डेट का बिल भी B2B में दिखाना पड़ेगा ना? नहीं, अगर आपका कोई भी बिल पिछले साल का जो बनना था लेकिन आपने करंट साल में बनाया है, करंट ईयर में बनाया है, ठीक है ना, तो वो बिल का हिसाब यहाँ पे देना है। कोई अपना आपका जो बिल था वो सपोज 2024-25 में बनना था लेकिन आपने 25-26 में बनाया है, तो वो वाले जो टर्नओवर के बिल हैं वो आपने यहाँ पे दिखाने, ठीक है ना। ओनली फॉर सर अमाउंट ही दिखानी है सर? हाँ जी हाँ, सिर्फ अमाउंट ही दिखानी है आपने। इसके बाद आप यहाँ पे वैलिडेट शीट कर देंगे। वैलिडेट शीट जब आप करेंगे तो यहाँ पे ये मैसेज रिफ्लेक्ट होता है, देयर आर वैलिडेशन एरर इन द शीट, करेक्ट देम टू प्रोसीड। वो कह रहे हैं यहाँ पे एक एरर आ रहा है तो उसको पहले करेक्ट करें तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप एरर चेक करेंगे तो वो एरर जो है वो ये वाला आ रहा है, मैंडेटरी फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। ये एरर वाला जो कॉलम होता है वो एरर वाला कॉलम जो है वो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। ये देखिए शीट वैलिडेशन एरर, जिस कॉलम में अगर एरर आ रहा होगा तो वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे वो एरर एक्चुअली है क्या कि वो कह रहा है कि एनुअल टर्नओवर इतनी है आपकी, टर्नओवर एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 में आपने कितनी टर्नओवर दिखाई थी, तो जीएसटीआर 9 में भी अगर आपने इतनी ही टर्नओवर दिखाई थी तो आपने यहाँ पे बता देनी है। लेकिन अगर जीएसटीआर 9 में अगर इससे डिफरेंट टर्नओवर दिखाई है तो आप यहाँ पे 9C में फंस जाते हैं फिर, ठीक है ना। तो जब भी आप 9C भरने लगेंगे तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपने 9 जो है वो सही भरी है। अगर आपने 9 और 9C दोनों में सेम टर्नओवर दिखाई है तब आपकी शीट जो है वो सही हो जाएगी, लेकिन अगर वो टर्नओवर सेम नहीं है तब आपकी वो शीट जो है वो गलत हो जाएगी। अब यहाँ पे हम वैलिडेट करते हैं तो ये देखिए ये शीट सक्सेसफुली वैलिडेटेड, ये हो गया यहाँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट शीट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट शीट जो है वो ये वाला आ गया। अब है इसमें रीजन फॉर अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस इन एनुअल ग्रॉस टर्नओवर। अगर कोई रीजन आपका है जिसमें आपकी ग्रॉस टर्नओवर जो दिखाई गई है, एनुअल ग्रॉस टर्नओवर जो दिखाई गई है, उसमें कोई रिकंसिलेशन में अगर कोई फर्क आ रहा है तो उसका जो रीजन है तो वो यहाँ पे आपने बता देना है। अगर वो रीजन यहाँ पे आपको नहीं पता है तो आप वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसने वैलिडेट बोल दिया। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट कॉलम में आपका ये आ गया रिकंसिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर।
अब देखिए एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट जो आ रही थी वो अब आ रही है 49, यानी कि 4,99,00,000 के आसपास आ गई है। ठीक है, इसको हम 10,000 की जगह 1,00,000 कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि फिर 4,99,00,000 ये आ जाए। ठीक है, 9 इसमें ज्यादा ही हो रहे थे। अब यहाँ पे 4,99,00,000 आ चुका है आपका एज पर एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, फिर है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड, निल रिलेटेड और नॉन जीएसटी टर्नओवर, नो सप्लाई टर्नओवर। अगर आपकी कोई भी एग्जेम्प्टेड वाली सेल है, निल रिलेटेड वाली है या फिर नॉन जीएसटी टर्नओवर वाली भी है तो वो आपने यहाँ पे बता देनी है। ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि वो नहीं है तो आपने ब्लैंक छोड़ देना, अगर वो है तो आपने यहाँ पे बता देना है उसको। अगर जीरो रेटेड सप्लाईज हैं तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। फिर है सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिप्टेंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ऐसी कोई सप्लाई जिसके ऊपर आपने रिवर्स चार्ज भी पे करा है। ठीक है ना, टैक्स का पैसा तो आपको मिला ही मिला है लेकिन रिवर्स चार्ज भी पे करा है आपने, या फिर टैक्स का पैसा नहीं मिला होगा और उस केस में आपने रिवर्स चार्ज भरना होगा, वो आपने यहाँ पे बता देना। अगर वो आपको इसमें श्योर है तो वो आपने बता देना है, नहीं श्योर है तो ब्लैंक छोड़ देना है। फिर है टैक्सेबल टर्नओवर एज पर लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन एनुअल जीएसटीआर 9, तो सेम ही आ जाएगी यहाँ पे। ये 0 होगी, आपने वैलिडेट कर देना है, ये शीट वैलिडेट होगी। ओके, फिर आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट में अगर अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस इन टैक्सेबल टर्नओवर, अगर टैक्सेबल टर्नओवर में कोई डिफरेंस आ रहा था तो वो डिफरेंस क्या था वो आपने यहाँ पे बता देना है, लेकिन अगर डिफरेंस नहीं आ रहा था तो आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, इसको वैलिडेट कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब है यहाँ पे ये थोड़ा डिफिकल्ट कॉलम होता है। ये डिफिकल्ट कॉलम इसलिए है क्योंकि इसमें आपने जो भी लायबिलिटी दिखानी है या कोई भी अमाउंट दिखानी है पेबल वाली, वो आपने परसेंटेज वाइज दिखानी है। ठीक है ना, अगर रिवर्स चार्ज वाली परसेंटेज है तो रिवर्स चार्ज वाली दिखानी है, अगर नॉर्मल परसेंटेज है तो आपने नॉर्मल परसेंटेज वाली दिखानी है। ठीक है ना, ये कॉलम भरने के लिए सबसे पहले आप एक्स्ट्रा वर्किंग अपनी जरूर कर लीजिएगा अपनी सेल की। जो भी सेल आप दिखा रहे हैं वो सेल की आप अमाउंट जो भी आपका परसेंटेज वाइज जो ब्रेकअप है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, वो आप जरूर कर लेंगे आप। ठीक है ना, परसेंटेज वाइज ब्रेकअप होने से क्या होगा कि आप वहां पे जो फिगर्स हैं वो सही भर सकते हैं। आपके पास हमेशा जो सेल की टर्नओवर होती है, कभी भी आप चेक करेंगे सॉफ्टवेयर में तो वो आपको ऐसे दिख जाएगी कि हाँ उसके अंदर एक्सपोर्ट वाली इतनी है, B2B वाली इतनी है, B2C वाली इतनी है और रिलेटेड वाली इतनी है। परसेंटेज वाली उसमें दिखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो लेकिन अगर वो चीजें हैं तो वो भी आपने इसके अंदर बाइफिकेट कर लेनी है। जब आप 9C भरने लगेंगे तब आपने ये फिगर्स यहाँ पे बतानी है। देखिए यहाँ पे वो कह रहा है रिकंसिलेशन ऑफ टैक्स पेड, यानी कि टैक्स जो आपने पे करा है उसका रिकंसिलेशन आपने यहाँ पे बताना है। रिकंसिलेशन ऑफ रेट वाइज लायबिलिटी जो आपकी बनती थी और अमाउंट पेबल देयर ऑन, और जो अमाउंट आपने पे करा वो आपने यहाँ पे बताना है। पहले हम लायबिलिटी निकाल लेते हैं। अगर हम चेक करें तो हमारे पास 4,99,00,000 की सेल है, तो जो भी आप यहाँ पे फिगर भरेंगे वो 4,99,00,000 की होनी चाहिए। सपोज मैं सिर्फ अगर 18% नहीं भर देता, ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी आपका टैक्स कैलकुलेट होगा वो सीजीएसटी वाला था, एचजीएसटी वाला था या आईजीएसटी वाला था, वो आपने जरूर बताना है। ठीक है ना, अगर आपने सिर्फ 18% वाली ही सेल करी है तो अगर उसमें आपने कितना सीजीएसटी एचजीएसटी पे करा है, ठीक है ना, बनता था पे करने वाला, और कितना आईजीएसटी था पे करने वाला, तो अगर आपके पास वो वाली फिगर है तो आपने यहाँ पे बता देनी है। अगर आपने सिर्फ लोकल ही आपने सेल करी है तो आपने लोकल में लिख देना है। मैं यहाँ पे सिंप्लीफाइड करने के लिए सिर्फ लोकल में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सीजीएसटी एचजीएसटी जो है वो हमने लोकल सेल करी है 49 वाली जो है। ठीक है, तो अगर हम इस पे निकालें %9, तो जो हमारा टैक्स होता है वो होता है 4491,000। तो यानी कि सीजीएसटी जो बनता है वो बनता है 4491,000। तो एचजीएसटी भी इतना ही बन जाएगा 4491,000।
000, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें कि इतनी आपकी सेल बनती थी टैक्सेबल वैल्यू और इतना आपका टैक्स जो है वो पेबल बनता था, ठीक है ना। अगर ये सही है तो आपने वैलिडेट कर देना है, अगर आपको लगता है ये सही नहीं है तो आप डबल चेक कर लीजिएगा। इसको चेक करने के लिए पहले हम वैलिडेट करते हैं। देखिए देयर आर वैलिडेशन एरर, ये कह रहे हैं कि कुछ एरर आ रहा है। तो एरर देखने के लिए आप जब देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन रेड हो जाती है। ये रेड होने के बाद एरर जो आ रहा है वो आपने पढ़ लेना है। वो कह रहा है ये फील्ड जो है मैंडेटरी है, जो आपको भरनी है। फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, ये ब्लैंक नहीं रह सकती है। फील्ड कैन नॉट, जो भी है ये मतलब ये ब्लैंक नहीं रह सकती है। तीनों बारी यही कह रहा है वो कि ये कॉलम जो है वो ब्लैंक नहीं रह सकते हैं। तो अगर आपने इतना ही टैक्स पे करा है तो आप यहाँ पे भर देंगे इसको। लेकिन अगर आपने इतना टैक्स नहीं पे करा है, ज्यादा पे करा है, तब आप उस केस में फंस भी सकते हैं। तो आप हमेशा 9C अपने सीए के ऑडिट करने के बाद अगर भरवाएं, सीए से ही भरवाएंगे तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है। अगर आप खुद भरेंगे और फिर आप सीए की स्टैंप लगा के उसमें अपलोड कर देंगे तो मे भी आपके पास नोटिस आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैलिडेट करते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ पे फिर एरर आ रहा है। तो वो एरर क्या आ रहा है कि ये वाले जो कॉलम है इसको भी हमने, अगर कोई भरा है तो वो बताना है, अगर नहीं भरा है तो 0 जरूर डाल देना है, ठीक है। ये हमने वैलिडेट कर दिया। तो ये देखिए ये वैलिडेट हो गया और ये आपका रेड कॉलम जो है वो हट गया, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में अगर वहां पे कोई एरर था, आपका रिकंसिलिएशन में कोई डिफरेंस था या पेमेंट ऑफ टैक्स में कोई डिफरेंस था तो वो यहाँ पे बता देना है आपने। अगर नहीं था कोई डिफरेंस तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है। वैलिडेट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट में अब यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्स पेड। पहले वाले में था टैक्स पेबल, इस बार ये रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्स पेड। एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड ड्यू टू रीजन स्पेसिफाइड अंडर टेबल 6.8 एंड 10 अबव। यानी कि कोई भी एडिशनल अमाउंट जो है वो पेबल थी आपकी, पर आपने वो पे नहीं करा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने जब 9 भर रहे थे तो 9 में हमें ये बात पता चली थी कि हमने B2C की सेल जो है वो दिखाना हम भूल गए थे उसके अंदर, ठीक है ना। वो दिखाना जब हम भूल जाते हैं तो हम लोग फिर 9 जब भर रहे थे तो हम रिकंसाइल करते हैं तो 9 में हमने वहां पे दिखा दिया कि हमने 9 में सपोज 10,000 रुपए की जो सेल थी या 1 लाख रुपए की जो सेल थी B2C वाली वो हमने नहीं भरी है, तो हम वहां पे वो दिखा देते हैं ताकि वो हमारी बुक्स के साथ मैच हो जाए। लेकिन हमने उसके ऊपर टैक्स नहीं भरा था। अगर आपने टैक्स DRC में भर रखा था तब तो ओके है, लेकिन अगर आपने नहीं भरा है या अगर डिफरेंस आ गया है या रिकंसिलिएशन से सारा डिफरेंस आ रहा है तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। तो अगर हम 1 लाख रुपए का डिफरेंस लेके चले तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 लाख रुपए के ऊपर हमने 18% के अंदर जो है वो नहीं भरा, ठीक है। ये मैं लमसम फिगर वैसे ही डाल रहा हूँ। इसमें आ जाएगा 9,000 रुपए, इसमें आ जाएगा 9,000 रुपए। इसका इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पे आप वो लायबिलिटी बता सकते हैं जिसके अगेंस्ट आपने टैक्स नहीं भरा है। तो इसके बाद 9C भरने के बाद भी आप वो DRC भर सकते हैं। लेकिन जो लोग 9 भर रहे हैं, लाइन में ही उनको पता चल जाता है तो वो वहां पे भी DRC भर सकते हैं। इसको वैलिडेट कर लेंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा नेक्स्ट कॉलम। इसके बाद है रिकंसिलिएशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने मिला है आपको पूरे ड्यूरिंग द साल के अंदर, तो वो आपने रिकंसाइल जरूर कर लेना है कि कितने बिल जो थे वो आपके पोर्टल पे भी हैं, कितने बिल जो है आपके पोर्टल पे नहीं है, कितने बिल पोर्टल पे एक्सेस है लेकिन आपके पास नहीं है, कितने बिल आपके पास एक्सेस है और पोर्टल पे नहीं है, ठीक है ना। तो वो रिकंसिलिएशन जरूर आपने यहाँ पे बता देना है। तो फर्स्ट कॉलम जो है इसके अंदर वो है ITC अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, फॉर द स्टेट और या फिर यूटी। जो भी आपने ITC लिया है एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी आपकी GST की ऑडिटेड होगा, जब तो जो भी आपने उसके अंदर ITC दिखाया होगा, जो भी ऑडिटेड हुआ होगा, तो वो वाला ITC जो है आपने यहाँ पे दिखा देना है। मैं यहाँ पे ITC जो है वो लमसम 10 लाख रुपए दिखा रहा हूँ। सिर्फ एक राउंड फिगर में बच्चे देने के लिए। इसमें है ITC बुक इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने कोई ITC था वो आपने फाइनेंशियल ईयर पिछले साल जो था उसके अंदर बुक कर लिया था, लेकिन क्लेम जो है वो आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में करा है। यानी कि ITC आपका लेना जो था वो आपने पिछले साल में लेना था, लेकिन आपने लिया जो है वो करंट साल में लिया है। तो वो अगर कोई ITC ऐसा है तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। फिर ITC बुक इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। और अगर कोई भी ऐसा ITC है जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का बनता था
लेकिन अब आप उसको नेक्स्ट साल अवेल करने वाले हैं तो वो आपने यहाँ पे बता देना, ठीक है। फिर है आईटीसी अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये ए प्लस बी माइनस सी अगर हम करेंगे तो ये आपकी नेट फिगर आ जाएगी। इतना ही अगर आपने अपनी बुक्स के अंदर भी क्लेम करा हुआ है तो यहाँ पे बता देना है। अगर इतना क्लेम नहीं किया हुआ है तो उसका रीजन आपको आगे देना पड़ेगा। सपोज अगर हम कहें कि हमने 1 लाख रुपए का जो था वो हम नेक्स्ट साल लेने वाले हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर था, तो इस बार अगर आप चेक करें तो ये जो है ये 9 लाख रुपए हो जाती है, ठीक है ना। तो 9 लाख रुपए में से अगर यहाँ पे आप पूरा 10 लाख लिखते हैं तो यहाँ पे 1 लाख का डिफरेंस अभी भी आ रहा है, जिसे बोलते हैं अनरिकंसाइल्ड। यानी कि ये 1 लाख रुपए जो है ये शायद मे बी 9A में ना दिखाए हो अपने, या फिर बुक्स में ना दिखाए हो, या आपने एंट्री ना करी हो, तो मे बी शायद ये वो चीजें हो सकती हैं। अगर आपको लगता है ये सही है तो आप इसको वैलिडेट कर दीजिएगा, ठीक है। वैलिडेट होने का मतलब ये होता है कि ये अमाउंट जो आ रही है ये अमाउंट अनरिकंसाइल्ड है, तो इसका रीजन जो है वो आप नेक्स्ट शीट में देंगे। यहां पे आपने वो रीजन जो है वो बताना है। फिर मैं प्रीवियस फिर से दिखा देता हूं। अगर आपको लगता है कि 10 लाख रुपए का आईटीसी था पूरे साल में ऑडिटेड वाला, लेकिन आपको ये बात पता चली कि 1 लाख रुपए जो है वो अपने अगले साल लेना है, ठीक है ना। 1 लाख रुपए अपने पिछले साल में नहीं लिया है, वो अगले साल लेना है, ठीक है। तो आपका जो आईटीसी है वो कम हो जाता है, वो 9 लाख वाला। लेकिन आपने आईटीसी क्लेम जो करा है एनुअल रिटर्न के अंदर, जीएसटीआर 9 के अंदर जो क्लेम करा है वो पूरा 10 लाख कर लिया है, ठीक है ना। ये मैं दोबारा समझा देता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि पोर्टल पे तो 10 लाख आ रहा है, ठीक है ना, आपने मगर जो है 9 लाख रुपए क्लेम करा है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। तो 1 लाख रुपए जो है आपका अनरिकंसाइल्ड जो होता है वो आईटीसी होता है, ठीक है ना। तो वो अनरिकंसाइल्ड आईटीसी जो हो गया वो अगर आपने नेक्स्ट साल में नेक्स्ट ईयर में क्लेम करना है तो आपने नेक्स्ट ईयर में उसको अपनी बुक्स के अंदर दिखा देंगे कि हाँ ये वाला जो है हम नेक्स्ट ईयर क्लेम करेंगे, ठीक है ना, जनरल एंट्री दिखा के या भी कोई भी एसेट्स दिखा के। लेकिन जब आप 9 भर रहे थे तो 9 में आपने पूरा 10 लाख ही दिखा दिया, तो अब आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 लाख रुपए का आ रहा है 9A और 9C के अकॉर्डिंग। तो ये 1 लाख का डिफरेंस है, जो इसका रीजन आपको जरूर बताना है अपने नेक्स्ट कॉलम में। तो रीजन आपका जो होगा वो यही हो जाएगा। अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है तो वो भी दे सकते हैं, ज्यादा डिफाइन में। अदरवाइज आप कोई भी जो रीजन है वैलिड वाला जो होता है या अच्छे वर्ड्स वाला होता है, ये जैसे कहेगा वैसे जो लिखना है तो वो अपने यहाँ पे दिखाना है। हम यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं अभी, आईटीसी क्लेम्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये रीजन हमने यहाँ पे दिखा दिया जो 1 लाख रुपए का हमारा डिफरेंस आ रहा था आईटीसी के अंदर। इसको हम वैलिडेट कर देंगे, ये वैलिडेट हो गया। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में अब हमारा है रिकंसिलिएशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। ये रिकंसिलिएशन बेसिकली एक्चुअली है क्या कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जितना भी आईटीसी क्लेम करते हैं वो आईटीसी जो हम लोग क्लेम करते हैं उसके अंदर कुछ आईटीसी ऐसे होते हैं जो इनएलिजिबल होते हैं, ठीक है ना। कुछ आईटीसी जो होते हैं वो जो हमने क्लेम करने ही थे, लेकिन कुछ आईटीसी जो होते हैं वो इनएलिजिबल होते हैं, तो हम लोग वो भी क्लेम कर लेते हैं। तो अगर आपका जो आईटीसी आपने जितना भी दिखाया है उन आईटीसी में से ऐसा भी कोई आईटीसी आपका था तो वो यहाँ पे आपने बता देना है फिर, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे नहीं बताते हैं तो आपने जब भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप अपलोड करेंगे तो वो उसमें उसको पकड़ लेंगे या फिर उसको चेक करके या रिफ्लेक्ट करके देख लेंगे कि आपने जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो गलत भरी हुई है या फिर 9 जो है वो गलत भरी हुई है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो है वो आपका परचेजेस आ गया। परचेज में अगर आपकी कोई वैल्यू है तो वो यहाँ पे बता देना। अगर हम परचेज की वैल्यू हम यहाँ पे ले, हमने जो यहाँ पे अभी दिखाई हुई थी 10 लाख दिखाई हुई थी, वो हमारा जो था वो आईटीसी था, वो आईटीसी था यानी कि टैक्स था वो। तो मैं इसको कर देता हूँ 18 लाख कर देता हूँ बस। इससे क्या होगा 18% जो हो गया वो हमारी आईटीसी हो गया, ठीक है ना। ये 7 लाख का डिफरेंस आ गया। हम इसमें भी हम 18 ही कर देते, ठीक है ना। इसमें 1 लाख का डिफरेंस तो आ ही रहा था, ठीक है ना। ये आईटीसी है। आईटीसी जो होता है वो हमेशा टैक्स वाली अमाउंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉलम है वो है वैल्यू वाला। वैल्यू वाले कॉलम में वो कह रहे हैं कि परचेज आपने जितनी करी है 18 लाख का आपके पास क्रेडिट मिला है, तो 18 लाख में से आपने
जो आईटीसी है उसका बाइफिकेट करा है या नहीं करा है। मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी भरनी है 9 और 9C तो हमेशा उसका बाइफिकेट जरूर कर लेना है। बाइफिकेट कैसे होगा कि अगर आपका 18% वाली ही सेल थी तो B2B B2C तो करोगे ही करोगे, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ पैसा जो है वो परचेज का है, कुछ एक्सपेंसेस का है, कुछ कैपिटल गुड्स का है, तो आपने उसको भी वैसे ब्रेकअप कर लेना है। 18 यहाँ पे जैसे 1 लाख था तो 1 लाख का हमने जो ब्रेकअप किया हुआ है वो ऐसे किया हुआ है, लेकिन अगर 1.5 लाख है तो 1.5 लाख के अगेंस्ट हमने ये ब्रेकअप जो है वो ऐसे कर रखा है। तो आपने भी जब 9C का ये कॉलम भरना है तो पहले उसका ब्रेकअप कर लेना है। सारा का सारा आप परचेज में नहीं डाल सकते, ठीक है ना। 18 लाख के अगेंस्ट अगर हम परचेज लेके चले सिर्फ 18% वाली तो वो 1 करोड़ हो जाती है। तो मैं 1 करोड़ पूरी यहाँ पे नहीं दिखा सकता, ठीक है। मैं 1 करोड़ जो है पूरी वो यहाँ पे नहीं दिखा सकता, क्योंकि कभी कभी हमारे जो आईटीसी होते हैं वो कुछ खर्चे के भी होते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो खर्चे वाले आईटीसी भी हैं तो आपने उसको उसी अकॉर्डिंग बाइफिकेट करके बताना है। तो मैं यहाँ पे लमसम एक फिगर लेके चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे 60 लाख जो है परचेज का दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। रेट हमारा अभी सेम ही है सबका 18%, ठीक है। फिर है नेक्स्ट फ्रेट और कैरेज। अगर फ्रेट अगर आपने कैरेज के अगेंस्ट आपने भरा हुआ है तो आपने यहाँ दिखा देना है। पावर और फ्यूल कॉस्ट है, अगर पावर और फ्यूल कॉस्ट में काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे कि अगर कोई भी आपने मेंटेनेंस वाला किया है या कोई अगर इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे नहीं होता उसके अंदर, अगर कोई आपने अदर परचेजेस जिसे कहते हैं अदर परचेज करी है आपने तो वो वाले होंगे तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स हैं तो यहाँ बता देना है। रेंट और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हैं तो यहाँ पे बता देना है। देखिए रेंट और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जो कहीं रेंट जो होते हैं वो वैलिड रेंट होते हैं फैक्ट्री के, तो उन रेंट के ऊपर अगर आपको आईटीसी मिल रहा है, ठीक है ना, तो वो आईटीसी जो है आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। फिर है गुड लॉस स्टोलन डिस्ट्रॉयड रिटर्न ऑफ डिस्पोज। अगर कोई भी आपके गुड जो है वो चोरी हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं या फिर राइट ऑफ हो गए हैं तो वो यहाँ पे बता देना है आपने। रॉयल्टी है तो यहाँ बता देना है। एम्प्लॉयर कॉस्ट है तो यहाँ पे बता देना है आपने। देखिए इस कॉलम में जो है वो सारे कॉलम जो आ रहे हैं आपके वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस वाले मैक्सिमम कॉलम जो होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वाले बेसिक कॉलम जो होते हैं वो आ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर कभी कभी कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं जो कॉलम्स के ऊपर आपको आईटीसी अवेल नहीं होता है। अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं तो उस पर आप आईटीसी थोड़ा लग दे सकते हैं किसी को, या आईटीसी क्लेम थोड़ा कर सकते हैं। तो वो ये वाले जो कॉलम्स हैं वो इसलिए कॉलम जो होते हैं वो आईटीसी के अंदर नहीं आते हैं। फिर है कन्वेंस चार्जेस, बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो है वो आप ले सकते हैं। अगर हम मोटा मोटा स्टेशनरी एक्सपेंसेस 1 लाख के दिखाएं तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। फिर है अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस और फिर है कैपिटल गुड्स, ठीक है। कैपिटल गुड्स में अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी के ऊपर आपको आईटीसी मिलता है, ठीक है ना। अगर आप कोई भी मशीनरी अपनी फर्म के लिए खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर आपको आईटीसी मिलता है, तो वो आईटीसी जो है वो आप आईटीसी यहाँ पे शो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 40 लाख का आईटीसी दिखा रहा हूँ, ठीक है। 1 लाख का हमारा अनरिकंसाइल्ड था इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लाख का अनरिकंसाइल्ड में डाल दिया है कि हमने वो नेक्स्ट ईयर क्लेम करना है। हमने क्लेम नहीं करा है लेकिन नेक्स्ट ईयर हम क्लेम करेंगे, ठीक है ना। तो ये टोटल आपका जो हो गया, ये हो गया वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी 60 लाख और 4 लाख, ये होगी आपकी 1 करोड़। तो आपका जो आईटीसी बनता है वो आईटीसी कितना बनेगा? 60 लाख के ऊपर अगर हम आईटीसी निकालें मल्टीप्लाई 18 तो वो बनता है 10,80,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो दिखा देंगे वो दिखाएंगे 10,80,000, ठीक है। इसी तरह अगर हम 40 लाख पे निकालें तो बनता है 7,20,000, ठीक है। तो 1 लाख के ऊपर जो बनेगा वो बनेगा हमारा 18,000। रेट मैंने अभी सिर्फ एक ही ले रखा है 18%, लेकिन कभी कभी होते हैं जो कुछ फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर मल्टीपल रेट्स होते हैं, 12 भी होता है, 18 भी होता है, 28 भी होता है। सिर्फ सिंप्लीफाइड करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर इसमें से कोई इनएलिजिबल है तो वो आपने डिडक्ट कर देना है अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी अवेल्ड। अगर आपका यही आईटीसी आपका जो है वो एलिजिबल है
तो आपने यहाँ पे बता देना, लेकिन अगर कोई इनएलिजिबल है वो आपने यहाँ पे डिडक्ट कर देना है, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है इसके अंदर, तो आप सबसे पहले वैलिडेट शीट पे बटन दबाइए। देखिए ये कह रहे हैं शीट सक्सेसफुली वैलिडेटेड, तो यानी कि ये शीट जो है वो आपकी सही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करें, टोटल अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है ना, और आईटीसी क्लेम्ड इन एनुअल रिटर्न वो भी ब्लैंक ही आ रहा है। तो ये वैलिडेट कैसे हो गई, तो ये जरूर चेक कर लेना आपने। तो सेम अमाउंट जो है वो भी आपने यहीं पे लिखनी है अगर उतना ही क्लेम हुआ है, ठीक है। तो इस बार जो आ गया आपका 18,18,000 आ गया, लेकिन आपने जो क्लेम करा हुआ है वो 17 लाख किया हुआ। अगर हम प्रीवियस चेक करें, वो आपने 17 लाख किया हुआ, तो यहाँ आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो आपने जो गड़बड़ कर रहे हैं वो जरूर चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि ये फिगर गलत है तो आप उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब ये 18 आ गया, लेकिन आईटीसी क्लेम जो आपने करा है वो कितना करा है, 17 लाख। तो 1 लाख का जो है आपका अनरिकंसाइल्ड आईटीसी आ गया। ये वाला जो अनरिकंसाइल्ड आईटीसी है इनमें से कोई भी हो सकता है, तो 1 लाख का जो है वो अनरिकंसाइल्ड में आ गया। वैलिडेट कर देंगे हम इसको, ये शीट वैलिडेट होगी। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, रीजन अपने वही बता देना कि वो हम अगले साल क्लेम करेंगे, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, फिर है रिकंसिडरेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, जिसके अंदर टैक्स पेबल ऑन अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस इन आईटीसी ड्यू टू रीजन स्पेसिफाइड इन 13 एंड 15 अबव। 13 और 15 जो है वो ये वाले कॉलम है। 13 में हमने दिखाया था कि 1 लाख रुपए का जो आईटीसी है वो हमने अगले साल क्लेम करना है। तो 16 कॉलम में वो यही कह रहे हैं कि जो भी आपका आईटीसी है, अगर टैक्स पेबल ऑन एन अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस इन आईटीसी अगर आपका टैक्स पेबल बन रहा है, तो यहाँ पे वो टैक्स पेबल आप यहाँ पे पे कर सकते हैं। लेकिन आपका नहीं बन रहा है, वो आपका प्लस में जा रहा है, तो आपने उसको ब्लैंक छोड़ देना है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको। आपका अगर टैक्स आईटीसी जो है या टैक्स जो है आपका बन रहा है, अगर जब आप सारे कॉलम्स सही भर रहे हैं, तो वो कॉलम्स आपने अगर भरना है या पे करना है तो वो आपने यहाँ बता देने हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो पे नहीं करना है या आपका एक्सेस ही निकल रहा है, तो वो यहाँ पे आपने नहीं बताने हैं, ठीक है ना। तो ये कॉलम जो है मैं इसलिए कहूंगा कि अगर सीए ये कॉलम भरे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करना है तो आप ऑफलाइन टूल में अपने पूरी बुक्स के डाटा को ऐसे बाइफिकेट करके भर सकते हैं। भरने के बाद आपको वो बात पता चल जाएगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ये 9C की जो यूटिलिटी होती है एक्सेल वाली, ये बेसिकली आपके पूरे जीएसटी को एक तरह से रिकंसाइल कर देती है। जो लोग जीएसटी का रिकंसाइल करना नहीं जानते हैं या उनको नहीं पता लग रहा है, तो अगर वो इन कॉलम्स को भरना स्टार्ट करेंगे अपने टर्नओवर से या फिर अपनी प्रॉफिट एंड लॉस से या बैलेंस शीट से, तो वो जो कॉलम्स हैं वो आपको बहुत हद तक आपको ये बात बता देंगे कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं या आपने वो टैक्स कहाँ भरना है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है वो भरना था तो यहाँ बता देंगे, नहीं भरना तो रहने देंगे। वैलिडेट शीट करेंगे, ओके हो गया। नेक्स्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाता है एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलेशन। अगर आपकी रिकंसिलेशन में कोई फर्क है या कुछ भी है और आपकी एडिशनल लायबिलिटी निकल रही है, ठीक है ना। एडिशनल लायबिलिटी कब निकलती है कि जब आपका एलिजिबल आईटीसी कम होता है या फिर आपका टैक्सेबल वैल्यू में आपका जो भी आईटीसी आ रहा था या जो भी सेल टैक्स पे करना था वो कम दिखा रहे हैं आप। अगर आपकी लायबिलिटीज वो निकल रही हैं तो वो आपने यहाँ पे भर देनी। अगर वो नहीं निकल रही है तो आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है ना। ये कॉलम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस कॉलम में अगर सिर्फ सिंप्लीफाइड तरीके में बताना चाहूं कि एनी अदर अमाउंट पेड फॉर सप्लाईज नॉट इंक्लूडेड इन एनुअल रिटर्न। अगर कोई ऐसी सप्लाई जो आपने एनुअल रिटर्न जैसे 9 में भी नहीं दिखाई है, तो वो वाली सप्लाई जो है वो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर एनोमस रिफंड टू बी पेड, अगर आपको कोई रिफंड आना था तो यहाँ दिखा सकते हैं। और आउटस्टैंडिंग डिमांड टू बी सेटल्ड है अगर, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, अगर है तो आप यहाँ पे ध्यान से भरेंगे। इसको भी वैलिडेट कर देते हैं। ये हमारी शीट जो है वैलिडेट हो गई है। अब ये जो पूरा जीएसटी 9 है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट वाला कॉलम भी खत्म हो गया। ये पूरा आपका जीएसटी 9 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको आपने सेव करके वहां पे अपलोड कर देना है। सेव करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, देखिए
यहाँ पे पहले 9C आपने डाउनलोड कर लेना है। टू जनरेट अ जेसन फाइल टू अपलोड जेसन 9C डिटेल एडेड इन ऑफलाइन टूल ऑन जीएसटी पोर्टल। तो यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है, जनरेट जेसन फाइल टू अपलोड जेसन 9C डिटेल ऑन जीएसटी पोर्टल। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो जेसन फाइल बना के दे देगा आपको, ठीक है ना। ये देखिए ये जेसन फाइल है, वो जेसन फाइल आपको बना के दे देगा। लेकिन अगर आपका सारे कॉलम्स अगर आपके वैलिडेट नहीं है तो वो आपको जेसन फाइल नहीं बना के देगा, वो आपका जो है वो एरर फाइल के अंदर आ जाएगा। तो एरर फाइल में अगर आ रहा है तो आप उसको 9C का जो है एक तरह से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 9C जेसन फाइल अगर आपको मिल जाती है, जनरेट हो जाती है आपकी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे, तो आप उसको वहां पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा जीएसटी 9C। यहाँ तक अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। 9C देखिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है जीएसटी के अंदर। बाकी सारे जो चीजें हैं वो सारे इजी होते हैं, वो आप आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन 9C जो होता है, 9C के लिए आपको पूरा साल का जो डाटा है वो कलेक्ट करना होता है, उसको बाइफिकेट करना होता है, परसेंटेज वाइज, एक्सपेंसेस वाइज, परचेज वाइज, या फिर आपकी रिलेटेड सप्लाईज है उनके अकॉर्डिंग आपको बाइफिकेट करना पड़ेगा। और अगर क्रेडिट नोट्स है तो उनको अलग बाइफिकेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर करनी पड़ती हैं, तभी आप 9C को भर सकते हैं। इसलिए 9C का जो बेसिक लिमिट है भरने की, वो 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर के लिए। 5 करोड़ से नीचे के टर्नओवर वालों के लिए 9C मैंडेटरी नहीं है भरना, ठीक है ना। उनके लिए सिर्फ 9 भरना मैंडेटरी है। तो यहाँ तक अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर मेरा एक क्वेश्चन, हाँ जी, सर इनवॉइस और ई इनवॉइस में क्या डिफरेंस है? देखिए इनवॉइस और इनवॉइस में डिफरेंस होता है कि जो भी आप इनवॉइस बनाते हैं सेल का अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो अगर आपका ई इनवॉइस के अंदर अगर आप आते हैं तो ई इनवॉइस में क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली आपके जीएसटी रिटर्न में भी अपलोड हो जाता है साथ के साथ ही। जैसे ही आपने सेल का बिल बनाया अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसके 5 मिनट बाद वो आपकी जीएसटी रिटर्न के अंदर भी अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। सर उससे क्या फायदा होता है? ई इनवॉइस बनाने के क्या फायदा होता है सर? उससे ये फायदा होता है कि अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे सपोज अगर अभी जो ये हमारा अभी मंथ चल रहा है वो चल रहा है जून का महीना, वो है 24 जून अगर आज है, ठीक है ना। तो 24 जून में अगर आप कोई बिल बनाते हैं, ठीक है ना, तो आप अगर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे जीएसटीआर की, तो वो उसकी जो डेट होती है वो तो 1 तारीख के बाद से ही शुरू होती है ना। नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख के बाद से ही तो शुरू होगी ना वो। आप जो जीएसटीआर 1 भरें, जो वो जीएसटीआर 1 जो आप भरेंगे वो तो आप नेक्स्ट मंथ जो जुलाई आ रहा है, यानी कि 1 जुलाई से ही तो आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं ना, उससे पहले तो आप नहीं भर सकते ना। ये देखिए अगर हम यहाँ पे रिटर्न में जाएं, ये जून का महीना है, जून की जो रिटर्न है उसकी अगर आपने जीएसटीआर 1 भरनी है तो वो आप जो है वो नेक्स्ट मंथ ही तो भर सकते हैं ना। फाइल तो आप नेक्स्ट मंथ ही कर सकते हैं ना, अभी तो नहीं कर सकते ना फाइल, ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन फाइल तो आप नेक्स्ट मंथ ही कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो लोग ई इनवॉइसेस होते हैं उनके जो इनवॉइसेस होते हैं वो साथ के साथ रिटर्न में अपलोड होने भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको वो चेक करना है तो आप जीएसटीआर 2 में जाइए, अदरवाइज 2 भी आपको देखनी पड़ती है हमेशा नेक्स्ट मंथ के 13 तारीख को या 14 तारीख को कि आपके कितने बिल्स उसके अंदर आए हैं कितने नहीं आए हैं। लेकिन 2A जो है वो 2A हमें ये बात बताती है कि कोई भी इनवॉइस आपका जून के महीने का भी बन गया है अगर, तो वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए अगर चाहे उन्होंने अपनी जीएसटीआर 1 भरी है चाहे नहीं भरी है, लेकिन फिर भी आपको वो इनवॉइस जो है यहाँ पे दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जीएसटीआर 1 का जो स्टेटस है, फाइलिंग स्टेटस जो है वो नो आ रहा है, एन आ रहा है, यानी कि नो होता है, मतलब उसने नहीं भरी है। जीएसटीआर 3 भी नहीं भरी है, लेकिन फिर भी वो आपको इनवॉइस जो है वो दिख रहे हैं यहाँ पे। ये इनवॉइस जो होते हैं ये इनवॉइस होते हैं ई इनवॉइसेस। ई इनवॉइसेस का फायदा ही यही होता है कि ये ऑटोमेटिकली आपके जीएसटी पोर्टल पे आपको रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जिस पार्टी के अगेंस्ट आपने बनाया है उस पार्टी को रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब चाहे वो जीएसटीआर 1 भरे चाहे ना भरे, लेकिन वो इनवॉइस जो है वो उसकी पार्टी को तो दिखना स्टार्ट हो ही जाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है सर। और किसी भी क्वेश्चन 9C का? हमारे जो भी जीएसटी क्लासेस हैं वो सारी हमने ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज लास्ट क्लास है। नेक्स्ट जो 3 क्लासेस हैं वो सारी जो है वो डाउट वाली क्लासेस वाली कह सकते हैं जीएसटी की, जिसमें अगर किसी के क्वेश्चंस हैं कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम जो है एक बार ई इनवॉइस थोड़ा बनाना देखना था सर, ये तो हो गया है सर।
ई इनवॉइसेस जो है वो बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी पार्टी ने आपके अगेंस्ट बिल काटा है, ये सर उसको सर ये बनाते कैसे जीएसटी पोर्टल में? जीएसटी पोर्टल में नहीं, वो दरअसल वो आप सॉफ्टवेयर आपको लेना पड़ेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर लेंगे तो उससे इजी हो जाएगा। ई इनवॉइस अगर आप यहाँ से बनाएंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं ये प्रेफर नहीं करता। अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाएंगे तो उसमें आपको जो है वो आसानी हो जाएगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आप जब बनाएंगे तो आपकी रिकंसिलेशन भी साथ साथ होती जाएगी फिर। अदरवाइज आप पहले ई इनवॉइस यहाँ पे बनाओ। हाँ जी, इसमें हमारा टर्नओवर देखना है तो कैसे देखेंगे सर? हाँ तो इसमें वो टर्नओवर नहीं दिखेगा ना, इसमें वो जो बिल्स हैं आपको पहले अपने सॉफ्टवेयर में फिर से डालने पड़ेंगे, फिर से अपलोड करने पड़ेंगे, तब जाके वो जो है इनवॉइसेस फिर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर दिखना स्टार्ट होंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर, तो मैं इसलिए ये वाला अभी प्रेफर नहीं करता। मैं यही प्रेफर करूंगा कि जो भी ई इनवॉइसेस के अंदर आ रहे हैं तो वो ई इनवॉइसेस जो है अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर कोई गलती हो रही है तो कुछ भी हो रही है तो वहां पे वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सर मैं वो नहीं कह रही हूँ, हमको टर्नओवर हमारा देखना है कि इस साल में कितना हुआ टर्नओवर, तो वो कैसे देखेंगे? हाँ, वो टर्नओवर जो है वो हमेशा आपको डैशबोर्ड में दिखाई दे जाएगी। अभी तक वैसे वो एक्यूरेट नहीं मानी गई है, क्योंकि मैंने कई बार उसको वेरीफाई किया है तो वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है वो। सपोज आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये टर्नओवर जो है वो आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ये आ रहा है एस्टिमेटेड, फिर ये आ रहा है बेस्ड ऑन रिटर्न फाइल। ये 24-25 का आ रहा है डाटा, फाइनेंशियल जो है वो 24-25 का आ रहा है। अगर हम 25-26 का ले लें करंट ईयर का तो आ रहा है बेस्ड ऑन रिटर्न फाइल इतना आ रहा है 45 लाख का टर्नओवर, ठीक है ना। तो आपके टर्नओवर भी जो है बुक्स के अंदर भी जो है वो आपकी इतनी ही आनी चाहिए। अगर हम 2 महीने का लेते हैं जैसे अप्रैल मई हो गया ना 25-26 में, तो आपकी जो टर्नओवर है वो आपकी इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि आपने रिटर्न जो फाइल करी वो भी इतनी ही फाइल करी, ठीक है। लेकिन अगर आप पिछले साल की लेते हैं 24-25 की तो यहाँ पे देखिए वो एस्टिमेटेड कह रहा है। एस्टिमेटेड मतलब होता है कि मे भी शायद 4 करोड़ हो सकता है, लेकिन जो रिटर्न फाइल हुई है उसके अकॉर्डिंग वो 74 लाख, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने जो आपके सॉफ्टवेयर में आपकी टर्नओवर बन रही है जो भी, अगर आप उसमें ऑडिटेड वाले केसेस में अगर आ जाते हैं, ऑडिट हो जाता है अगर आपका, तो वो सारी जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगी। ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन 9C से रिलेटेड अगर किसी भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है वो। सर ये 9C वाला पार्ट किससे रिवीजन कर सकते हैं क्या? नहीं, रिवाइज नहीं कर सकते 9C। 9C अगर आपने एक बार भर दी तो आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते। ना ना मैं वो समझ गया सर, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक बार रिवीजन कर सकते हैं क्या इसका? हाँ, रिवीजन के लिए आपको सबसे पहले जीएसटी 9C की जो ऑफलाइन टूल है वो डाउनलोड कर लेना है, एक्सेल वाला। आपने जीएसटी नंबर भरना है, उसके बाद फर्स्ट कॉलम जो है उसके अंदर आपने ये बताना है कि आपकी टर्नओवर कितनी है, पूरी सेल कितनी है आपने जो करी है। सेल में अगर आपकी कोई अनएडजस्टेड एडवांसेस हैं, अनएडजस्टेड बिल हैं या क्रेडिट नोट्स हैं अनएडजस्टेड वाले, तो वो सारे आपने यहाँ पे बता देने हैं। अगर आपको लगता है कि वो सारे बताने के बाद ये सब कुछ सही है तो आपने वैलिडेट करते जाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। अगर आपका कोई डिफरेंस यहाँ पे निकलता है, ठीक है ना, तो वो डिफरेंस का जो रीजन है वो आप हमेशा नेक्स्ट कॉलम में बताएंगे, ठीक है ना, और उसको वैलिडेट कर देंगे। फिर उसके बाद कॉलम आता है आपका टर्नओवर जो आपने बताई है, उसके अंदर टर्नओवर भी जो होती है कई तरह की होती है, कुछ होती है नील रेटेड होती है, कुछ एग्जेम्प्टेड होती है, कुछ जीरो रेटेड होती है। तो अगर उसके अंदर वो टर्नओवर भी है तो वो भी आपने यहाँ पे बता देनी है। अगर वो नहीं है तो आपने उसको ब्लैंक छोड़ देना है। अगर कोई डिफरेंस निकलता है उसके अंदर तो डिफरेंस यहाँ पे निकल आएगा, नेक्स्ट स्क्रीन में आप उसको रीजन बता देंगे, ठीक है, वैलिडेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट, फिर आप नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपका रेट वाइज लायबिलिटी जो आपकी आ रही है वो आपने यहाँ पे बता देंगे टर्नओवर की। टर्नओवर में आपने हमेशा ये चीज जरूर निकाली है कि जो भी आपकी टर्नओवर निकल रही है, मान लीजिए वो 1 करोड़ निकल रही है, 5 करोड़ निकल रही है, तो 1 करोड़ में से 5% वाली कितनी थी, 6% वाली कितनी थी, 18 वाली कितनी थी, 28 वाली कितनी थी, कोई रिवर्स चार्ज है तो वो बता देंगे, और अगर कोई इंटरेस्ट है, लेट फीस है तो वो आप बता देंगे। तो उसके अंदर अगर ऐसा कुछ है तो वो सारी फिगर जो है वो अपने यहाँ पे बतानी है। मैंने सिर्फ सिंप्लीफाइड करने के लिए सिर्फ 1% दी थी 18%, लेकिन मैक्सिमम कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ केसेस होते हैं जिनके अंदर 18 भी होता है, 28 भी होता है,
ठीक है ना, और 5% भी हो गया, या स्पेशल रेट्स में 6% भी आ जाता है जो, तो वो बाइफिकेशन आपने जरूर कर लेनी है अपने टर्नओवर की। वो टर्नओवर की बाइफिकेशन जब आप यहाँ पे दिखाएंगे तो उससे आप ये बताएंगे कि आपका जो टोटल टैक्स है वो कितना बनता था पे करने वाला। तो अगर पे करने वाला टैक्स आपके बुक्स के साथ मैच हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो आपका यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना, वो डिफरेंस अगर आ रहा है तो उसका रीजन आपने नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे बता देना है, वैलिडेट कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में आएंगे, फिर आएगा कि आपने अगर कोई भी एडिशनल अमाउंट पेबल करी है, पेबल थी लेकिन आपने पे नहीं करी है, ठीक है ना, पेड नहीं करी है, तो वो अगर आपकी कोई निकल रही है तो वो यहाँ पे रीजन आपने यहाँ पे दे देना है, अमाउंट को बता देना है। कोई जैसे आपका आपने जब 9 भरी तो आपको पता लगा कि हाँ हमने 1 लाख रुपए की सेल जो है वो कम भरी है ये अपने रिटर्न के अंदर, या 1 लाख रुपए की सेल उनसे रह गई है गलती से, तो वो आपने 9 में अगर बता दिए तो 9C में भी जब आप बता रहे हैं तो उसके लिए मैंने बताया था कि डीआरसी भरना पड़ता है, उस टैक्स का डीआरसी भरना पड़ता है, इतने रुपए का डीआरसी आपको भरना पड़ेगा। तो अगर वो वैसी कोई सेल है अगर निकलती है रिकंसिलेशन के बाद तो वो आपने यहाँ पे दिखा देना है। एडिशनल जो डिमांड से कह सकते हैं, एडिशनल अमाउंट जो निकलनी है वो यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर नहीं निकल रही है तो ब्लैंक छोड़ देंगे इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट में आपका आएगा रिकंसिलेशन ऑफ नेट इनपुट। नेट इनपुट जो है, जो भी आपकी नेट इनपुट आपका ऑडिटेड बैलेंस शीट के अंदर आ रहा है, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस और ऑडिटेड बैलेंस शीट को मिला के जो भी नेट इनपुट आपका आ रहा है वो आपने यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। अगर वो सेम आपका 9 के अंदर भी है, 9 के अंदर भी अगर आपका वो सेम है तो आपके साथ वो मैच हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई इनपुट जो था वो अगले साल हमने लेना है या पिछले साल लेना था या पिछले साल का था, ठीक है ना, तो वो अगर ऐसी कोई फिगर्स आ रही है तो यहाँ पे अपने बता देंगे। तो उससे क्या होगा, आपका इनपुट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनपुट से कम होने से आपका कुछ डिफरेंस निकल सकता है, तो वो डिफरेंस अगर पॉजिटिव में है तो ये तो आप अगले साल आप क्लेम करोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर डिफरेंस नेगेटिव में है तो वो आपको करंट ईयर ही पे करना पड़ सकता है, ठीक है ना। इसका रीजन जरूर बताना है आपने नेक्स्ट स्क्रीन में। हमने जो रीजन दिया है वो दिया हुआ है कि क्लेम नहीं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, हम लोग जो वो इनपुट है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम करेंगे, ठीक है ना। वैलिडेट कर देना है। फिर नेक्स्ट में आएंगे। नेक्स्ट में वो बताता है कि रिकंसिलेशन इनपुट टैक्स क्रेडिट हेड वाइज जो आपने जितना भी इनपुट आपने लिया है वो इनपुट आपने हेड वाइज कैसे बाइफिकेट किया हुआ है, यानी कि परचेज में कितना इनपुट था, एसेट्स में कितना इनपुट था, एक्सपेंसेस में कितना इनपुट था। तो अगर वो सारी चीजें हैं तो वो सारी चीजें आपने यहाँ पे बाइफिकेट करके बता दी है। वो बाइफिकेट करने के बाद आपका जो टोटल इनपुट की वैल्यू है जो भी आपने 9 के अंदर क्लेम करा है वो जो आपने इनपुट के अंदर दिखाया था अभी पिछले कॉलम के अंदर उसके साथ मैच होना चाहिए। अगर वो उसके साथ मैच नहीं हो रहा है तो इट मींस आपने कहीं गलती कर दी है, या फिर आपने कोई फिगर गलत भरी है, या फिर आपकी लायबिलिटी निकल रही है। और अगर एक्सेस निकल रहा है तो एक्सेस में आप उसको नेक्स्ट ईयर में जो है वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप वहां पे कोई गलती कर रहे हैं तो उसका रीजन जो है आपका अनरिकंसाइल्ड अगर आपका आ जाता है तो उसका जो रीजन है वो अपने नेक्स्ट टैब में बता देना है यहाँ के अंदर, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि वो रीजन नहीं सही तरीके से बता पा रहा है, कुछ नहीं बता रहा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 9C हमेशा CA से ही भरवाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। हम लोग मे बी 90 या 95% जो है वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन CA के ऑथेंटिकेशन के बाद तो 9C बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी, उसमें गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम में आएंगे। नेक्स्ट कॉलम में जितना भी टैक्स लायबिलिटी जो है टैक्स पेबल वाला है, अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस वाला, अगर कोई निकल रहा है आपका तो वो यहाँ पे बता देना है और उसको पे कर देना है डीआरसी के थ्रू। अगर आपका नहीं निकलता है तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। वैलिडेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलेशन। अगर आपकी कोई एडिशनल लायबिलिटी निकल रही है, आपने रिकंसिलेशन करी है या फिर आपने रिकंसिलेशन अच्छे तरीके से नहीं करी है, तो वहां पे अगर आपकी कोई भी लायबिलिटी निकल रही है तो वो लायबिलिटी बेसिकली ये वाली तो पिछली कॉलम्स में सारी एडजस्ट हो जाती है। कोई लायबिलिटी ऐसी है जैसे कि आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड निकली है, या फिर आपका जो है GST 9 में जो अमाउंट पेड दिखा रहे हैं सप्लाईज वो एनुअल रिटर्न में नहीं दिखी है। अदर अमाउंट पेड फॉर सप्लाईज, यानी कि कोई अमाउंट जो है वो आपने पे करी है सप्लाईज के लिए लेकिन आप GST 9 में नहीं दिखा रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी एडिशनल लायबिलिटी आपकी निकल रही है तो वो यहाँ पे आपने दिखा के DRC 9 की DRC जो होता है हमारा उसके अगेंस्ट आप भर देंगे उसको, ठीक है ना। और फिर वैलिडेट कर देंगे शीट। वैलिडेट शीट करने के बाद यहाँ पे देखिए कॉलम सारे खत्म हो गए। आप होम पे जाएंगे। होम पे आपने इस बटन पे क्लिक करेंगे। आउटस्टैंडिंग
तरीके से नहीं करी है, तो वहां पे अगर आपकी कोई भी लाइबिलिटी निकल रही है तो वो लाइबिलिटी बेसिकली ये वाली तो पिछले कॉलम्स में सारी एडजस्ट हो जाती है। कोई लाइबिलिटी ऐसी है जैसे कि आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड निकली है, या फिर आपका जो है जीएसटी 9 में जो अमाउंट पेड दिखा रहे हैं सप्लाईज, वो एनुअल रिटर्न में नहीं दिखी है। अदर अमाउंट पेड फॉर सप्लाईज, यानी कि कोई अमाउंट जो है वो आपने पे करी है सप्लाईज के लिए, लेकिन आप जीएसटी 9 में नहीं दिखा रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी एडिशनल लाइबिलिटी आपकी निकल रही है तो वो यहाँ पे आपने दिखा के डीआरसी 9 की डीआरसी जो होता है हमारा, उसके अगेंस्ट आप भर देंगे उसको, ठीक है ना, और फिर वैलिडेट कर देंगे शीट। वैलिडेट शीट करने के बाद यहाँ पे देखिए कॉलम सारे खत्म हो गए, आप होम पे जाएंगे। होम पे आपने इस बटन पे क्लिक कर देना है, जनरेट जेसन फाइल पे। जनरेट जेसन फाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल जनरेट होकर जेसन फाइल जो है वो आपकी बन जाएगी, तो वो आप उसको सेव कर सकते हैं और फिर आप उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये एरर दे देता है, ये एरर तभी देगा कि जब आपने सारे कॉलम सही नहीं भरे होंगे या वैलिडेट नहीं करे होंगे, तो एरर दे देता है। तो आपने फिर से एक बारी अपने कॉलम्स को चेक करना है, सबको वैलिडेट करना है, तब जाके आप 9C की जेसन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो एरर दे देता है, अगर आपको चेक करना है दोबारा से, तो आप पीडीएफ भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे जनरेट पीडीएफ करके भी जो है वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन पीडीएफ जो है वो आप फाइलिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। जेसन 9C की फाइलिंग में वो पीडीएफ नहीं चलती, वहां पे सिर्फ जेसन नहीं चलती, ठीक है। तो ये थी हमारी 9C की समरी। इसमें कोई क्वेश्चन अगर तो पूछ सकता है। वो वापस से मैं गो थ्रू करूंगा और इंग्लिश पे मेरे डिस्क्रिप्शन। जी हाँ बिल्कुल, जिसको भी कोई अगर प्रैक्टिस करनी है या समझना है किस कॉलम्स को, तो वो एक बार 9C ऑफलाइन वाली जो यूटिलिटी है उसको डाउनलोड करके फिगर्स उसमें भर के चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, कि वो सारी चीजें सही आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि अगर वहां से सारी चीजें नहीं सही आएंगी तो वो कहीं ना कहीं एरर देना स्टार्ट कर देगा, तो एरर जो होगा वो आपको बताएगा कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑफलाइन वाली जितनी यूटिलिटीज हैं वो तो आपके लिए प्रैक्टिस करने का मटेरियल है। डाउनलोड में जाके ऑफलाइन टूल में जाएंगे तो यहाँ पे सारी ऑफलाइन यूटिलिटीज को आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी। हाँ सर, क्या है इनवॉइस हम नहीं जनरेट करते, टर्नओवर हो चुका है फिर भी, तो क्या दिक्कत होती है सर? इन केस हम नहीं जनरेट करते मतलब जेसन इनवॉइस हम जनरेट नहीं करते हैं, टर्नओवर हो चुका है फिर भी, तो हमको क्या दिक्कत होती है? तो उस केस में मे भी आपके पास नोटिस आ सकता है ना। उस केस में आपके पास नोटिस आ सकता है। देखिए ई इनवॉइस का देखिए कंडीशन यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो कंडीशन जो आ रही है वो आ रही है 10 करोड़ एंड अबव। ये देखिए 1 अप्रैल 2025 से जो है अगर आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से अबव है, विल नॉट बी अलाउड टू रिपोर्ट ई इनवॉइसेस ओल्डर देन 30 डेज, यानी कि महीने से पहले की ई इनवॉइस को रिपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ई इनवॉइस का बेसिकली नोटिफिकेशन आई थी जो भी 1 अप्रैल 2000 स्टार्ट हुआ है, उसमें यही प्रॉब्लम है कि अगर आप ई इनवॉइसेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप कोई भी पुराने महीने का या 2 महीने पुराने महीने का कोई बिल जो है वो उसके अंदर नहीं अपलोड कर सकते। जो लोग ई इनवॉइसेस नहीं बनाते हैं, जो लोग ई इनवॉइसेस नहीं बनाते हैं, उनके पास तो ऑप्शन होती है ना कि हाँ चलो अगर हमने कोई अप्रैल का बिल नहीं बनाया था या अप्रैल का बिल बनाया था लेकिन जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाया था, तो अब चलो हम जुलाई के अंदर दिखा देंगे उसको, ठीक है ना, तो हम टैक्स भर देंगे उसको और इंटरेस्ट भर देंगे। लेकिन ई इनवॉइसेस वाले केसेस में तो वो चीज नहीं होगी, आपको वो उसी वक्त दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और किसी क्वेश्चन? वो कंपोजिशन स्कीम में जो था ना उसके रिगार्डिंग में पूछा था डिस्कस पोर्टल रिगार्डिंग, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे सर।
हाँ हाँ, वो नेक्स्ट क्लासेस में आपको बता दूंगा। वो बहुत वैसे सिंप्लीफाइड ही होता है, उसमें ज्यादा कॉलम नहीं होते, उसमें मुश्किल से एक या दो कॉलम ही होते हैं। पर्टिकुलर चेक करना है, वैसे तो मैंने भरा हुआ है ये सब, लेकिन मुझे नहीं चेक करना है कि इंडेक्स में जो क्लोज करना है फर्म को, तो उसमें उसका डेटा कैसा अपन को मतलब पूरा मैच करके जिससे हम क्लोज को फर्म को क्लोज कर सकें। हाँ ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो 3 क्लासेस वो हमारी जो भी है डाउट वाले राउंड्स हैं जो उसके अंदर हम लोग पूछ लेंगे, वो मैं आपको वहाँ पे सारा बता दूंगा। ठीक है बस। ठीक है, ओके एवरीवन। अब मुझे क्लास क्लोज करनी पड़ेगी। आज जो है हमारा जेएससी का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब जो 3 क्लासेस हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस वाली क्लासेस हैं, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसमें अगर किसी का भी कोई भी डाउट था किसी भी सेक्शन के अंदर किसी भी कॉलम के अंदर तो वो पूछ सकता है। वो 3 क्लासेस जो है उसके अंदर मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनूंगा भी और बताऊंगा भी, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि जो भी है वो पूरा कोर्स को एक बार स्टडी कर लें, एक बार प्रिपेयर कर लें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो इन 3 क्लासेस के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके एवरीवन, गुड नाइट।